हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टार्ट कर चुका हूं। इसके पहले चैप्टर 4 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पुराने वीडियो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चैप्टर 5 का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, अर्थात सतह रसायन, पृष्ठीय रसायन। अब देखिए, सतह का मतलब होता है कोई भी वस्तु है उसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, सतह। ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ। ये आपके पास मान लीजिए कोई पदार्थ है, समझ रहे हैं। इसका जो ऊपरी भाग है ये क्या कहलाएगा, सतह। अब इसमें जो भी एक्टिविटी होगी उसका अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे, जैसे अधिशोषण, अवशोषण। ठीक है, तो इसके प्रक्रम को पूरा चीज़ हम समझेंगे। तो सबसे पहले सतह रसायन की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। बेसिक चीज़ से स्टार्ट करूँगा। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सतह रसायन की परिभाषा ही समझिए। सतह रसायन, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों के पृष्ठतल के स्वभाव एवं उनके पृष्ठतल पर होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, सतह रसायन कहलाता है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया। जैसा कि मैंने आपको एक पदार्थ दिखाया, ये आपके पास कोई पदार्थ ठोस है, ये ठोस है, इसका सतह है ना, ये सतह है। ठीक है, इस सतह का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और इस सतह में होने वाली क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये एक पदार्थ है एक प्रकार से। ठीक है ना। तो इसमें ऊपर का सतह लें या नीचे का सतह लें, किसी भी सतह का हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, एक कैनान है, एक कैमरा का है। आप लोगों को पता होगा, जैसा कि मैंने कैमरा परचेस किया था, बहुत लोगों को पता नहीं था कि सर किसका कैमरा लिया, तो कैनान का कैमरा लिया हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं क्या कहा कि आपके पास एक सतह है और सतह में जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी क्रियाविधि होगी, जो भी रासायनिक परिवर्तन होगा, उसमें हम जो अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम कहते हैं सतह रसायन। क्लियर। तो एक प्रकार का शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ठोस या पृष्ठतल के सतह के स्वभाव या उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं, सतह रसायन कहते हैं। ठीक है, या वह शाखा सतह रसायन कहलाता है। अब इसके बाद देखिए, पहला टॉपिक आता है अधिशोषण। ठीक है, देखिए अधिशोषण समझना है डायग्राम के माध्यम से। पहले आप परिभाषा देख लीजिए। ये किसी द्रव या ठोस सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना अधिशोषण कहलाती है। जैसा कि मैंने एक पृष्ठ लिया, पृष्ठ पर एक आकर्षण उत्पन्न हो जाए और किसी पदार्थ, जैसे आपने किसी ठोस धातु पर पेंट या वार्निश कर दी। अब पेंट या वार्निश करने पर क्या होता है कि जो पेंट होता है अंदर नहीं जाता, केवल उसके सतह पर चिपक जाता है। जैसे आपने एक लोहा लिया, लोहे पर एक आपने ग्रीस लगा दिया, तो ग्रीस क्या होता है, जाकर के उसके पृष्ठ पर चिपक जाता है। ग्रीस जो है उसके पृष्ठ पर जाकर चिपक जाता है। तो ये पृष्ठीय घटना है, सतह रसायन की घटना है। क्यों? क्योंकि केवल जाकर पृष्ठ पर ही चिपकता है, आंतरिक भाग पर नहीं जाता है। समझ रहे हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाई, अधिशोषण। अधिशोषण कहलाई। अधिशोषण में क्या होता है, कोई भी ठोस या मान लीजिए किसी ठोस का तल है या सतह है, उसमें दूसरे पदार्थ के अणु आकर्षित होकर के क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो इसमें जो बनाए रखने की घटना है, मतलब सतह पर बनाए रखने की घटना है, जो सतह पर भी कुछ ना कुछ तो बल लगता होगा, तभी ना तो उसको आकर्षित करके जमाए रखता है। समझ रहे हैं ना। जैसे कोई ठोस है, उस पर कोई पदार्थ आकर के जम रहा है, उनके बीच भी कुछ ना कुछ तो आकर्षण होता होगा ना, तभी तो एक दूसरे को चिपक कर रखते, मतलब पकड़ कर रखते हैं। तो इसको बनाए रखने की जो घटना है स्टूडेंट, वो कहलाती है क्या, अधिशोषण कहलाती है। जैसे एक डायग्राम समझिए, आपके पास एक ठोस सतह है, यहाँ पर ठीक है दूसरे पदार्थ के अणु यहाँ पर आकर मान लीजिए चिपक गए। ठीक है, दूसरे पदार्थ के अणु। अब ये जब अणु चिपकते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच कुछ ना कुछ आकर्षण लगता है, कुछ ना कुछ आकर्षण लगता है, जिसके कारण से ये यहाँ पर जमा रहने की कोशिश करता है। मतलब किसी ठोस सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं पर, दूसरे पदार्थ के तल पर क्या करना, सतह पर बनाए रखने की घटना। अब ये सतह पर कब रहेगा, जब कुछ ना कुछ यहाँ पर आकर्षण लगेगा। भाई बिना आकर्षण के कभी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से चिपक ही नहीं सकता, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर रह ही नहीं सकता, नहीं तो फिसल जाए। आप किसी चिकने सतह पर कुछ चीज़ रख दें और उस पर देखेंगे कि फिसल जाता है, लेकिन आप दुरदुरे जगह पर पेंट या वार्निश करें थोड़ा सा, तो कुछ देर तक टिका रहता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या लगता है, बल लगता है। क्लियर। तो ये किसी द्रव या ठोस सतह पर दूसरे पदार्थ का आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना
अधिशोषण कहलाती है। क्लियर। अब यदि मैं आपसे कहूं कि जैसे इसके सतह पर अन्य पदार्थ के अणु आकर के जमा हो जाते हैं, तब जो पृष्ठ का घनत्व है, पृष्ठ का घनत्व मतलब सतह का घनत्व अंदर की अपेक्षा बढ़ जाता है कि नहीं, तो आप बिल्कुल कह देंगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरे पदार्थ के अणु आकर के प्रेजेंट हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि इसके सतह का सांद्रण अंदर की सांद्रण से बढ़ जाती है। मतलब सांद्रण का मतलब होता है विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाना। तो जैसे किसी द्रव में किसी अन्य पदार्थ के कण आकर जमा होते हैं तो सांद्रण बढ़ेगा। सांद्रण मतलब एक प्रकार से घनत्व है, समझ रहे ना। तो घनत्व बढ़ जाता है अर्थात सांद्रण बढ़ जाता है। क्लियर। अब अधिशोषण के प्रकार समझेंगे। अधिशोषण के प्रकार, तो अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक अधिशोषण और दूसरा ऋणात्मक अधिशोषण। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपके बुक में और एक अधिशोषण का प्रकार देके रखा रहता है, मैं आपको विधिवत समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। एक तो होता है भौतिक अधिशोषण, मैं पूरा समझा दूंगा, आप लिख भी सकते हैं बिल्कुल, आप मैं जैसे बोलता चलूंगा आप लिख सकते हैं। भौतिक अधिशोषण, ठीक है, और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। इनका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। तो इन दोनों प्रकार को भी आपको आज समझना है, और ये जो धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण इनको भी आपको समझना है। तो पहले धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण समझ लीजिए, इसके बाद भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण समझते हैं। देखिए, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण की सांद्रता शेष भाग से अधिक होती है तो इस प्रकार के अधिशोषण को धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। मतलब पृष्ठ पर जब सांद्रता बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक अधिशोषण। लेकिन जब पृष्ठ पर यदि कभी कभार, वैसे तो होता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही है, लेकिन यदि कभी कभार पृष्ठ पर यदि सांद्रता कम हो जाए, शेष भाग से सांद्रता कम हो जाए, तो जो अधिशोषण होगा वो ऋणात्मक अधिशोषण होगा। सांद्रता कब घटेगा? जब पृष्ठ से ही कुछ पदार्थ निकल कर चला जाए, समझ रहे ना, क्योंकि पृष्ठीय घटना हम पढ़ रहे हैं, पृष्ठ पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। अब पृष्ठ पर कोई पदार्थ आया और वहीं का अणु लेकर चला गया तो सांद्रता तो कमी होगी ही, डेफिनेट है भाई। पृष्ठीय सतह की घटना हम पढ़ रहे हैं, मतलब सतह की घटना पढ़ रहे हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो पदार्थ आया और जमा ही रहा। मान लो जमा के साथ साथ वहां से उठाकर ले गए तो अणु की कमी होगी, डेफिनेट है, तब तो सांद्रता कम हो जाएगी, डेफिनेट। चलिए, तो धनात्मक अधिशोषण में सतह का जो सांद्रता है वो बढ़ जाता है और ऋणात्मक अधिशोषण में सतह का सांद्रता जो है कम हो जाता है, डेफिनेट। चलिए, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण की सांद्रता शेष भाग से अधिक होती है तो इस प्रकार के अधिशोषण को धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। ऋणात्मक अधिशोषण की बात की जाए तो जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण की सांद्रता शेष भाग से कम होती है तो इस प्रकार के अधिशोषण को ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। सिंपल है, बात को समझ गए होंगे कि जब सतह का सांद्रता बढ़ जाता है तो उसे हम धनात्मक अधिशोषण कहते हैं, और जब सतह का सांद्रता कम हो जाता है तो उसे हम ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन क्लियर करते चलो, क्योंकि जो भी बेसिक है मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेसिक चीज तो समझाते चलूं। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है मेरे भाई, कहीं पूछा नहीं जाता कि कहां से, डेफिनेट नहीं है, इसलिए आपको बेसिक चीजें क्लियर करते चलना है, ठीक है ना। चलिए, तो धनात्मक अधिशोषण समझ गए कि जब सतह का सांद्रता बढ़ जाए तो धनात्मक अधिशोषण, जब सतह की सांद्रता में कमी आ जाए शेष भाग से तो ऋणात्मक अधिशोषण कहलाती है। क्लियर, इतना समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। इनको मैं बताऊंगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले आपको लिखना है भौतिक अधिशोषण में, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं थोड़ा सा कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि इस प्रकार के अधिशोषण में, इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर, समझिएगा थोड़ा सा ना, इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर, ये मान के चलता हूं कोई आपके पास अधिशोषक है, अधिशोषक मतलब जो किसी पदार्थ को अवशोषित कर रहा है, ठीक है। चलिए, अधिशोषक की सतह, ये सतह है, ये सतह है। अब इस पर सतह पर कोई दूसरे अणु जब आते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस प्रकार के अधिशोषण में, किसमें, भौतिक अधिशोषण में, इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने वाले पदार्थों के बीच जो बल होता है वो दुर्बल वान डर वाल्स बल होता है, ठीक है ना। इन दुर्बल वान डर वाल बल के कारण इसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं या वान डर वाल अधिशोषण कहते हैं, ठीक है ना। इतना ही लिखना है आपको। मैंने क्या कहा कि जैसे आपके पास ये अधिशोषक है, इस पर कोई दूसरा पदार्थ आ रहा है, दूसरा पदार्थ आकर इसकी सतह पर जमा होगा तो इनके बीच कुछ ना कुछ तो बल लगेगा,
बल लगेगा ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो जब अधिशोषक की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणु आते हैं और इनके बीच दुर्बल वान डर वाल्स बल लगता है, तब उसे हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण या दुर्बल या वान डर वाल्स बल अधिशोषण कहते हैं। क्लियर? इतना आपको लिखना है, बहुत है। एग्जाम्पल लिख लेना है, जैसे चारकोल है, चारकोल की सतह पर गैस का अधिशोषण, चारकोल पर गैस का अधिशोषण। मैं जो बोल रहा हूं आपको लिखते चलना, केवल बेसिक चीज समझा रहा हूं मेरे भाई, आप बिल्कुल लिख लें। चारकोल की सतह पर गैस का अधिशोषण, इसी की सहायता से हम जो वायुमंडल में उपस्थित होता है, क्या हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, तो इसी चारकोल पर गैस के अधिशोषण के माध्यम से हम अलग अलग गैसों को प्राप्त करते हैं। जैसे वायुमंडल में मिक्स रहता है सभी के सभी शून्य समूह, अक्रिय गैस समूह, आपको पता है, हीलियम है, नियान, हे नारायण अर्जुन करने से रंगभूमि हार गया, ट्रिक मैंने बताया था। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, तो ये चीज मैंने आपको समझाया, तो शायद आप लोगों को पता होगा। तो चारकोल पर गैस का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण है। इनके बीच कौन सा बल लगता है? तो दुर्बल वान डर वाल्स बल लगता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल लगता है, तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे कि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डर वाल्स बल लगा होता है या बल कार्य करता है। ठीक है, चीजें क्लियर? चलिए अब रासायनिक अधिशोषण में देखें, तो रासायनिक अधिशोषण इसके विपरीत होगा कि भौतिक अधिशोषण के विपरीत इसमें रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषित अणुओं तथा अधिशोषक की सतह के बीच रासायनिक बंधन होता है, मतलब रासायनिक बंध होता है, और इसी रासायनिक बंध के कारण इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। केमिकल, ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन, या आप कह सकते हो इसको एक प्रकार से रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो इनमें केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि सीधे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो। केमिकल बंध में क्या होता है, रासायनिक बंध में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करके आपस में बंध बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो भौतिक अधिशोषण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और उनके बीच रासायनिक बंध हो जाती है, समझ रहे हैं ना। जैसे हाइड्रोजन गैस का निकिल प्लेटिनम पर, ठीक है, अधिशोषण, या लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, रासायनिक अधिशोषण में कौन सा बंध लगता है, तो रासायनिक बंध होता है। और इनके बीच एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन गैस है वो निकिल या प्लेटिनम पर अधिशोषित हो जाए, समझ रहे हैं, तो ये जो है रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। तो धनात्मक ऋणात्मक तो इजी है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, इनके बंध के आधार पर इनको निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज कंप्लीट हो गया। कुछ और चीज है, जैसे शोषण क्या कहलाता है, शोषण, आपसे यदि पूछ दिया जाए शोषण, तो ये मत सोचना कि घर गांव में जो शोषण होता है वही शोषण है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास एक पदार्थ है और इस पदार्थ की सतह पर कौन कौन सी घटना, एक तो अधिशोषण और एक अपशोषण, दोनों घटनाएं होती है, एक अधिशोषण और एक अपशोषण, एक अधिशोषण और एक अपशोषण। जब दोनों घटनाएं साथ साथ होती हैं, अधिशोषण और अपशोषण जब दोनों घटनाएं साथ साथ होती स्टूडेंट, तब उसे हम कहते हैं क्या, शोषण। शोषण में क्या होता है, ये निश्चित नहीं कर पाते कि इस पर कौन सी घटना हो रहा है, मतलब सीधा क्षरित हो रहा है, शोषण हो रहा है, सिंपल तरीके। तो जब किसी सतह पर अधिशोषण और अपशोषण की प्रक्रिया एक साथ होती है, तो यह निश्चित कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सी क्रिया अधिशोषण है या अपशोषण है, तब इस घटना को हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, शोषण। ठीक है, आप लोग लिखते चलो मेरे भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अधिशोषण अपशोषण का जो बिंदु है अगला वीडियो में आएगा, ठीक है ना। अधिशोषण के कुछ एग्जाम्पल यदि आपसे कहूं तो आप बता ही सकते हो, जैसे दो एग्जाम्पल तो आपने पढ़ ही लिया, चारकोल पर गैस का अधिशोषण, चारकोल पर गैस का अधिशोषण। आपको मैंने बताया दूसरा रासायनिक अधिशोषण में निकिल या प्लेटिनम की धातु की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, ठीक है ना। या कि आपसे कह दे कि एक बंद पात्र में बारीकी से पिसा हुआ चारकोल में कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, Cl2 आदि गैस ली जाती है, तो क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, ठीक है ना। या आप कोई चाक लें और चाक को स्याही में डुबा दें, चाक को स्याही में डुबा दें, तो चाक की सतह पर स्याही मिल जाता है और चाक रंगीन दिखाई देने लगता है। तो ये कौन सी घटना है, कौन सी घटना मेरे भाई, तो ये घटना कहलाती है अधिशोषण की घटना कहलाती है। अब इसमें दो चीज और आपको समझना है, दो चीज कौन कौन सा, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपने अधिशोषण पढ़ा, अधिशोषण में दो चीज आपको समझना है, मैं आपको समझा रहा हूं। अधिशोषण में दो चीज कौन कौन सा, एक तो होता अधिशोष,
ठीक है, और एक तो होता है अधिशोषक। ठीक, जैसे समझिए, एक आपके पास शिष्य हैं, किसके पास आ रहे हैं? शिक्षक के पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज्ञान लेना है। तो ये शिष्य जो है अधिशोषक कहलाएगा, जो आता है, और जिसके पास आया जाता है, जो कुछ ना कुछ दे रहा है, उसे हम शिक्षक कहते हैं, समझ लीजिए। तो वो अधिशोषक कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे आपके पास ये ठोस सतह है, इस पर घटना हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अधिशोषक कहेंगे। और जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ ये ठोस या द्रव के सतह पर आकर्षित होता है, उसे हम कहते हैं अधिशोष। सिंपल तरीका समझ गए होंगे। वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के सतह पर आकर्षित होता है वह अधिशोष कहलाता है। लेकिन वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है वह अधिशोषक कहलाता है। छोटा छोटा बिंदु है, लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी है यार। मैंने आपको शिक्षक और शिष्य के हिसाब से उदाहरण बता ही दिया कि शिक्षक है वो तो अपने आप अपनी जगह पर रहता है, स्टूडेंट कहीं से आकर उसके पास जमा होता है, ज्ञान लेता है। उसी प्रकार से जैसे कोई पदार्थ है आकर्षित हो रहा है, कोई पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर आकर्षित होता है उसे हम अधिशोष कहते हैं। ठीक है, और जिसकी सतह पर यह घटना हो रही है उसे हम कहते हैं अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, तो आज बहुत कुछ आप लोगों ने सीख लिया। जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, ये जो मैं करा रहा हूं इसको तो नोट डाउन करते चलना है। जो मैंने नहीं कराया, जो मैंने आपको कहा, उसको भी नोट डाउन कर लेना है। मेरे भाइयों प्लीज, जितना मैं आपको बताता हूं उतना आप करते चलो। गारंटेड है कि आप 100% कोर्स कर लोगे। जिनको थोड़ा सा तेजी से पढ़ाई करना, तो प्रीवियस वीडियो भी आप देखें, मिल जाएंगे। पुराने वीडियो भी उसी तरह समझाया हूं, न्यू वीडियो भी वही है, मैं ही समझा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत भाषा में तो अंतर रहेगा ही, बाकी सिलेबस सब सेम है। आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और यदि इसका नोट्स परचेस करना है आपको, तो मैंने आपको बताया था 9685299149 व्हाट्सअप नंबर मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, इस पर आप कॉल या SMS करके नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसके चार्जेस मात्र 100 रुपए लगते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।